नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर राणा, एमडी संस्कृत एंड योग। और आज मेरा लेक्चर का टॉपिक है प्राणायाम। प्राणायाम की अगर डेफिनेशन को देखें तो इसे कहते हैं प्राणस्य आयामा इति प्राणायामा। मतलब जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है उस पे नियंत्रण पाने की जो क्रिया है उसे हम प्राणायाम कहते हैं। जो हमारी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। जब इस पे हम अपने विल से कंट्रोल करके श्वास प्रश्वास का जो समय है उसको दीर्घ करते हैं या छोटा करते हैं तो उस क्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र में एक और डेफिनेशन आती है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदा प्राणायाम। मतलब श्वास प्रश्वास की जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसे तोड़ना का जो कार्य है उसे हम प्राणायाम कहते हैं। इसको जो विच्छेद किया जाता है वो कुंभक के द्वारा किया जाता है या श्वास प्रश्वास के जो नॉर्मल टाइम है उसे लंबा या छोटा करके किया जाता है। तो जो व्यास भाष्य है वो कुंभक पे अधिक बल देता है, जबकि योग विशिष्ट जो श्वास प्रश्वास की गति है उसको कम करने पे अधिक बल देता है। जो प्राणायाम होता है उससे हमारा जो प्राणमय कोश में जो प्राण की संचार है जिसमें किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है वो दूर होती है। और जो प्राण है सम्यक रूप से सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करते हैं, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करते हैं। हमारे शरीर स्थूल शरीर के चारों ओर कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो जो स्थूल शरीर है उसको साधना हम आसनों और क्रियाओं द्वारा करते हैं। प्राणमय कोश में अगर कोई विकार उत्पन्न हो गया है तो उसे हम प्राणायाम के द्वारा ठीक करते हैं। तो प्राणायाम हमारे जो शरीर है उसमें श्वास प्रश्वास में तीन प्रकार के बदलाव लाता है। एक, ये तो हम हमारे श्वास प्रश्वास की गति को स्लो करता है। दूसरा, हमारी जो चेतना है वो श्वास प्रश्वास की क्रिया की तरफ लेके जाता है। तीसरा, श्वास प्रश्वास में एक समता उत्पन्न करता है। समता उत्पन्न होने से हमारे जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उनमें एक बैलेंस आता है। इस स्लाइड में मैंने ये पंचमय कोश का बारे में बताया है जो कि एक योग विशिष्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर हम इस संसार में देखें तो जिस प्राणी की श्वास प्रश्वास की गति जितनी अधिक होती है उसका आयु लाइफ स्पैन उतना ही कम होता है। तो जब हम अपनी श्वास प्रश्वास की गति को कम करते हैं तो हमारी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ता है। क्योंकि जब श्वास प्रश्वास की गति अधिक होती है तो हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेसेस ज़्यादा होने के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण जो हमारे सेल्स हैं वो ढंग से डिवाइड नहीं करते हैं, डीएनए डिवाइड नहीं करता है, रिपेयर एंड का जो कार्य है वो ढंग से नहीं हो पाता है। इस कारण आयु में क्षीणता। प्राणायाम हमारे अष्टांग योग में चौथे नंबर पे आता है। इसे मन, मस्तिष्क और शरीर की औषधि माना गया है। प्राणायाम को मोटे तौर पे हम तीन रूप से विभाजित कर सकते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब है सांस को अंदर लेना, श्वास। श्वास को बाहर छोड़ना है रेचक। जब हम श्वास भरते हैं और अपने क्षमता के अनुसार फेफड़ों में रोकते हैं तो उसे हम कहते हैं आभ्यंतर कुंभक। जब हम श्वास को बाहर रोक के रखते हैं तो उसे कहते हैं हम बाह्यंतर। इसके पश्चात इसी कुंभक के 8 भेद और किए गए हैं, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, शीतली, भ्रामरी, शीतकारी, मूर्छा और प्लावनी। प्राणायाम करने से पहले हमें कुछ डूज एंड डोंट्स का भी ख्याल रखना चाहिए, जिसे हठयोग प्रदीपिका में एक श्लोक की तरह बताया गया है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत, अयुक्त अभ्यास योगेन सर्वरोगस्य संभवा। मतलब अगर युक्ति पूर्वक किया जाए तो प्राणायाम सभी रोगों को दूर करता है, लेकिन अयुक्ति पूर्वक, अरीति पूर्वक इसका अभ्यास किया जाए तो सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सर्वप्रथम भोजन। हमें भोजन से पहले प्राणायाम करना चाहिए। अगर भोजन के पश्चात करना हो तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे पश्चात करना चाहिए। हम जहाँ प्राणायाम कर रहे हो वो जगह स्वच्छ हो और शांति प्रिय हो, वहाँ पे किसी प्रकार का ऊंचा शोर नहीं आ रहा हो। हमारा पोस्चर कैसा हो, सिद्धासन में बैठें, सुखासन में बैठें या फिर पद्मासन में बैठें। अगर नहीं हो सकता है तो सुखासन में बैठना चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में हमें नहीं करना चाहिए। श्वास प्रश्वास को बहुत ही
धीमी गति से लेना चाहिए। बहुत तेज़ तेज़ करने से वो अयुक्तिपूर्वक हो जाता है। हमारा इसमें स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमारा जो स्वभाव है उसमें किसी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। अगर नेगेटिव विचार होंगे तो हमें प्राणायाम का सम्यक लाभ नहीं मिल पाएगा। अब चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम में। अनुलोम विलोम प्राणायाम के आगे 3 विभाजन है और फर्दर डिविजन्स होके ये 6 प्रकार का हो जाता है। सबसे पहले है सुख अनुलोम विलोम, जिसमें हम दोनों नासा छिद्रों से सांस भरेंगे, यथाशक्ति फेफड़ों में रोकेंगे और सांस को बाहर निकाल देंगे। इसे कहेंगे हम सुख अनुलोम विलोम। क्योंकि जो नए पेशेंट हैं, जनसाधारण हैं, वो नहीं समझ पाते हैं, तो हमें उन्हें ये करने को बताना चाहिए। इससे क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, तो एंग्जाइटी स्ट्रेस की कंडीशन कम होती है। उसके बाद आता है सिंगल नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसमें हम एक ही नासा छिद्र का प्रयोग करेंगे। इसके 2 भेद हैं, चंद्र अनुलोम विलोम और सूर्य अनुलोम विलोम। जब हम अपने बाएं नथुने से श्वास लेते हैं, यथाशक्ति फेफड़े में रखते हैं और उसके बाद बाएं ही नथुने से छोड़ देते हैं, तो उसे कहते हैं चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसी प्रकार से सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है। सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम अपने दाएं नथुने से श्वास लेते हैं, यथाशक्ति फेफड़ों में रोकते हैं और दाएं नथुने से ही छोड़ देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बायां नथुना हम अपने हाथ की उंगलियों से बंद रखते हैं, तो इसे कहते हैं सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसी प्रकार से है दोनों छिद्रों के प्रयोग, नासा छिद्रों का प्रयोग करके प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। उसमें है चंद्रभेदी, सूर्यभेदी और नाड़ी शुद्धि। चंद्रभेदी प्राणायाम में होता है, सबसे पहले सांस हम बाएं नथुने से लेते हैं, दाएं नथुना बंद रखेंगे, यथाशक्ति श्वास को फेफड़े में रोकेंगे, फिर बाएं नथुने को बंद करेंगे और दाएं नथुने से श्वास को छोड़ेंगे। इसे कहेंगे हम चंद्रभेदी अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हुआ इसका एक क्रम। उसी प्रकार से सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम में श्वास लेंगे हम दाएं नथुने से, फिर यथाशक्ति फेफड़ों के अंदर श्वास को रोकेंगे और फिर दायां नथुना बंद करके बाएं नथुने से श्वास को छोड़ेंगे। ये होगा एक क्रम सूर्यभेदी प्राणायाम का। उसके पश्चात आता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इसमें हम दोनों नासा छिद्रों का प्रयोग करेंगे, एक के पश्चात, एक के बाद दूसरे का। तो सबसे पहले हम बाएं नथुने से श्वास लेंगे, यथाशक्ति उसको अपने फेफड़े में रोकेंगे, उसके पश्चात बाएं नथुने को बंद करके दाएं नथुने से श्वास को छोड़ देंगे। अब दाएं नथुने से श्वास छोड़ा है तो दाएं नथुने से ही श्वास को हम भरेंगे, यथाशक्ति फेफड़े के अंदर रोकेंगे और वापस से बाएं नथुने से छोड़ देंगे। तो ये होगा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का जो हमारे शरीर पे लाभ है सबसे अधिक होता है। इससे हमारे जो मस्तिष्क के अर्धगोलार्ध हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स, उसमें एक समता उत्पन्न होती है। तो समता उत्पन्न होने से हम जो अपने दैनिक कार्य हैं वो ढंग से कर सकते हैं। जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो हमारे आर्टिस्टिक वर्क को संभालता है और जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल पार्ट को संभालता है। तो नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से इन दोनों के बीच में एक रास्ता स्थापित होती है। नेक्स्ट है कपालभाति। कपालभाति बेसिकली प्राणायाम नहीं है, ये एक शोधन क्रिया है, लेकिन आजकल इसका बहुत प्रचलन है, इसलिए मैंने इसे स्लाइड में रखा है एक भेद के रूप में। पर ये एक शट क्रिया है, भेद नहीं है। इसमें क्या करते हैं, हम अपने पेट के मसल्स को फोर्सफुली पीठ की तरफ लेके जाते हैं, जिससे डायफ्राम ऊपर जाता है और जो श्वास है एक गति के साथ बाहर निकलता है। इसे कहते हैं हम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति को कफ नाशिनी कहा गया है क्योंकि कफ को दूर करता है। इस कारण इससे कफ के जो रोग हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कोल्ड हो गया, एस्थमा हो गया, एलर्जी हो गया, साइनोसाइटिस हो गया। मधुमेह में इसका प्रयोग किया जाता है। वजन को कम करने में इसका प्राणायाम, इस कपालभाति का बहुत अधिक प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम श्वास भी फोर्सफुली लेते हैं और प्रश्वास भी फोर्सफुली करते हैं। इस प्रक्रिया को हम भस्त्रिका कहते हैं। इसके नियमित अभ्यास से कफ, पित्त और वायु तीनों दोषों में समता आती है, जठराग्नि बढ़ती है, एंडोक्राइन जो हमारी ग्लैंड्स हैं उनके जो वर्किंग है वो ठीक होती है, शरीर में स्फूर्ति आती है। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम षण्मुखी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इसमें अंगूठों से हम कानों के छिद्रों को बंद करते हैं, एक अपने हाथ को ना अब भुवों पे इंडेक्स फिंगर को भुवों पे रखते हैं, उंगलियों से हम अपने आईलिड्स को क्लोज करते हैं, श्वास भरते हैं, जीवा को तालु पे टच करते हैं और ओम की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इससे हमारी क्रेनियल कैविटी में एक रेजोनेटिंग साउंड उत्पन्न होती है, जिससे ब्रेन में
लो फ्रिक्वेंसी की वेव्स उत्पन्न होती हैं जो जिससे हमारा ब्रेन की एक्टिविटी में रिलैक्सेशन उत्पन्न होती है। तो ये ऐसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल काम करते हैं। बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आईक्यू बढ़ाने में हेल्प करता है। सिर दर्द है तो ये प्राणायाम करके ज़रूर देखना चाहिए। माइग्रेन के रोगियों रोगियों में ये बहुत लाभदायक है। और उच्च रक्तचाप जिनका हो उनमें भी इसका प्रयोग करके देखना चाहिए, जिसमें बहुत अधिक लाभ होता है। अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। इसमें जीभ की आकृति सी के आकार की बनाई जाती है और श्वास को बाहर छोड़ा जाता है, जिससे ठंड की अनुभूति होती है। ठंड की अनुभूति होने से ये पित्त दोष को शांत करता है। तो जितने भी पित्त रोग हैं उनमें इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एसिड पेप्सिस डिसऑर्डर में इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी को अगर नींद नहीं आती है तो सोने से पूर्व इसका अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे अच्छी नींद आती है। पाचन तंत्र इससे मजबूत बनता है। हृदय रोगों में भी इसका लाभ होता है। अगला प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। इसमें हम दोनों दांतों अपर और लोअर जॉ को मिला के जो आपकी जीभ है उसको नीचे वाले दांतों के बेस पे टच करते हैं, सांस लेते हैं, सांस को यथाशक्ति फेफड़ों में रोकते हैं और नथुनों से छोड़ते हैं। तो इस प्राणायाम को हम शीतकारी प्राणायाम कहते हैं। इसमें सी सी की आवाज़ भी आती है। इसके अलावा प्राणायाम के दो और भेद आते हैं, मूर्छा और प्लावनी, लेकिन उनका थेरेप्यूटिक रोल इतना नहीं है जितना यौगिक साधना में उनका अधिक लाभ मिलता है। तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करूंगा। धन्यवाद।